अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अभिवादन अभिनंदन अतिथि विशेष हमारे। बहुत अच्छा। आज तो 2 दिन पहले हम सभी ने आपका अनुभव सुना, बहुत मजा आया और 86 तक का सफर आपने करवाया था। तो आज 86 से आगे जो 36 साल कहेंगे, करीब करीब 34 साल का जो सफरनामा बाकी है वो हम चाहेंगे आप आज शेयर करें। परकिन भाई। ओम शांति। तो ये आपकी वीडियोस तो काफी जगह जाती है, मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरे को फोन भी आए बाहर से कि हमको कि 4 बार आए ये वीडियो। मैंने कहा अच्छा, फिर किसी ने हमको भी भेजा। अच्छा आता है क्योंकि ज्यादातर ये विशेषता है जो इस चैनल पे हम अपलोड करते हैं कि मेजोरिटी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र जो है वो सेवा केंद्र खुद सब्सक्राइबर है। तो सेवा केंद्र पे जाना माना ब्राह्मणों तक भी बहुत इजीली पहुंचना, तो बहुत सारे सेवा केंद्र इसके सब्सक्राइबर है और ये वर्ल्ड वाइड, क्योंकि सारे वर्ल्ड से हमने सबको इनवाइट किया है तो स्वाभाविक रीति से वो सब इसके सब्सक्राइबर है। तो जैसे वीडियो अपलोड होता है तो चंद घंटों में ही सबके पास पहुंचता है। तो सारा अफ्रीका सब्सक्राइबर है, यूं समझ लो आप, सारा अफ्रीका, तो स्वाभाविक रीति से पहुंच जाता है। तो हम अगले 2 दिन पहले सुना रहे थे कि कैसे 86 तक तो ये पुरुषार्थ की बात थी, स्व की। शुरू में तो हम सेवा में लगते हैं, परंतु वो इजी होता है, स्थूल सेवा करना इजी होता है। ज्ञान में तो थोड़ी समझ चाहिए, फिर औरों को दे सकते हैं। और सूक्ष्म सेवा जो करनी है, मनसा सेवा, उसमें टाइम लगता है, क्योंकि हमारा थिंकिंग ही नेगेटिव होता है, साधारण होता है। तो उससे बाबा धीरे धीरे हमको पॉजिटिव थिंकिंग, स्पिरिचुअल थिंकिंग में लाते हैं। स्पिरिचुअल थिंकिंग माना आत्मा, आत्मिक रूहानी संकल्पों में, रूहानी माना रूह से लेना देना या परमात्मा से लेना देना। तो ये सब तो हम अभ्यास करते हैं, उससे खुशी होती है। फिर हमने सुना है अमेरिका में तूफान बहुत आते थे, तो वो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, वो हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, लाइट हाउस है, माइट हाउस, सामने तूफान भी इतने आते हैं, परंतु वो स्टेबिलिटी लाता है। फिर ये जो बाबा कहते हैं निर्संकल्प निराकारी स्थिति, वो है बिंदी स्वरूप की स्थिति। तो उसमें पावर जास्ती होता है, उससे संतुष्टता का अनुभव हुआ, तृप्तता, फुल, नहीं तो कहाँ ना कहाँ कमी का अनुभव होता था। तो ये अभ्यास मैं समझ तो 86, 87 ये सब चला। फिर दूसरा हमने देखा कि हमारी दिल लौकिक में नहीं थी, लौकिक कार्य में, परंतु बाबा ने, क्योंकि ये संदेशी होती है तो हम लिखते थे कि बाबा हमारी दिल नहीं है, तो बाबा ने कहा युक्ति से काम लेना है। बाबा जानता है बच्चे को याद और सेवा के सिवा और कुछ नहीं अच्छा लगता है। तो पहली जॉब में जहाँ लगा तो वहाँ मेरे को टाइम बहुत मिलता था, तो याद योग करने का ड्रामा प्लान अनुसार मैं कहाँ इन्वॉल्व होना चाहूँ तो भी वो लोग नहीं करने देते थे, तो मेरे को बहुत फ्री टाइम मिलता था। परंतु जब मैं ये फर्स्ट जॉब में था तो मैं है ना साइलेंस में बहुत चला गया था। तो साइलेंस में चला गया तो घर में हमारी निंदा बहुत हो रही थी कि कुछ नहीं, ये शांत रहता है, टीवी नहीं देखता, ये नहीं करता वो। तो मैं सोचूं मैं शांत हो गया तो मेरी निंदा क्यों करते हैं। तो फिर रियलाइज हुआ कि पहले मैं सबकी बहुत निंदा करता था, ये ठीक नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा, परंतु और कोई बोले तो मैं सामने से और रिएक्ट होता था, जवाब देता था। तो ये कर्म, ये ना गौर वो चलता ही रहता है कर्मिक। तो मैं शांत हो गया तो 1 साल चला, फिर बंद हो गया। तो ये पहले साल। अभी निंदा की मैंने बात की, तो हमारा हिंदी में आपको समझाऊं। हिंदी हमारा क्या था, घर में गुजराती बोलते थे, स्कूल में इंग्लिश में पढ़ते थे, लोकल लोगों के साथ स्वाहिली में बातचीत करते थे, और हमारी भाषा मिक्स्ड है वो हमको मालूम नहीं था। हम इंडिया आए 77 में, तो हम वहाँ आनंद में हमारे वहाँ थे मामा के घर, उसको बोलते हैं कि हमको बाकुड़ी दो। तो बोले बाकुड़ी माना क्या, तो बाकुड़ी में वो नहीं, दाल वो उसमें डालते उसको बकुड़ी, वो तो अच्छा कटोरी या वाड़की, गुजराती में वाड़की बोलते हैं। मधुबन जाके वाड़की वो बकुड़ी, तो वो लोग उसको कटोरी बोलते हैं।
तो बाकुड़ी स्वाहिली वर्ड है, पर हम गुजराती में उसको बाकुड़ी कहते हैं कि बाकुड़ी आपो ने, सानी आपो ने, क्योंकि वो शब्द हमारे स्वाहिली शब्द है, परंतु हमारे घर में मदर आदि सब वही शब्द यूज करते हैं। तो हिंदी हमारा क्या था, वो मूवीज देखते थे हिंदी फिल्म, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा समझ में आता था, यहाँ से वहां गए, वहां से यहाँ। तो जब बाबा की मुरली सुनते थे तो बाबा कहता था निंदा नहीं करनी है, तो मैंने सोचा नींद नहीं करनी है। तो बाबा ने एक बार मैं समझता 81-82 में बोला कि जब किसी की निंदा करते हो तो आप उसको दुख पहुंचाते हो। मैंने सोचा हम सो जावे उसमें दूसरे को कैसे दुख होगा, तो मैंने पूछा क्लास में कि ये कैसे कि हम सो जाए दूसरे को दुख होवे। तो कहते सब हंसने लगे कि नहीं, निंदा माना क्रिटिसाइज नहीं करना है। तो हमको है ना वो थोड़ा हिंदी, बाबा कहते मेरे को याद करो, समझ में आता है, कई शब्द समझ में आते, कई नहीं आते थे। परंतु ये एक अनुभव था कि मैं जब मधुबन गया तो शिलुबेन ट्रांसलेट करती थी, थोड़े विदेशी होते थे 10-15, 5-6, तो यहाँ डाल के दादी मुरली सुनाते थे वो मेडिटेशन हॉल में। परंतु हमको इंग्लिश अच्छा नहीं, तो एक में डालता था, एक में नहीं। अभी दादी बोलेंगी अंगूर बहुत अच्छे निकले इस साल, तो मैं निकले है समझता हूँ, अंगूर क्या है वो नहीं समझता, तो हाथ ऊंचा, दादी अंगूर क्या होता है। तो थोड़ा हमारा हिंदी इंग्लिश सब कुछ मिक्स्ड होता था। तो परंतु बाबा जब आते थे, अव्यक्त बाबा, तो उनके सामने बैठते थे, भाषा शब्द समझ में आ गए नहीं, परंतु बाबा क्या कहना चाहता है वो हमको समझ में आता था। फिर कई शब्द हमको बाबा बार बार कहता था, तो हमको पूछते थे कि इसका मतलब क्या है। समझो 85 में बाबा की मुरलियां चली, समर्थ स्थिति, समर्थ, तो फिर इंडिया का ही कोई था वहां अमेरिका, मैंने पूछा समर्थ माना क्या, वो समझाता था, परंतु इतना समझ में नहीं आता है, क्योंकि लौकिक लोगों को बाबा की भाषा सब कुछ मालूम नहीं पड़ती है। बाबा के शब्द रूहानी होते, अपने भी होते हैं, परंतु भाषा आवे ना आवे, पुरुषार्थ चलता है, बाप की मदद मिलती है, वो हमने देखा, वो ट्रैक पे ले जाता है। और अमेरिका में भी दूसरा मैंने देखा, हम अकेले थे, कोई बड़ा नहीं था, 20 साल का था, 18-19 साल का था, मैं गया वहां, अभी अकेला रहता था, नियरेस्ट सेंटर 2 घंटे का ड्राइव दूसरी सिटी में। परंतु मैंने देखा कि अगर हमको इस तरफ जाना है, उस तरफ वो मालूम नहीं, अगर हमको इस तरफ जाना है तो यहाँ जाऊंगा तो ब्लॉक आ जाएंगे, वहां जाऊंगा ब्लॉक, जहाँ जाना है वहां ही रास्ता खुलेगा। तो ये बाबा की मदद रहती है, ये हमने अनुभव किया। दूसरा, हमको बाबा का प्रोटेक्शन बहुत था, कई सालों तक बहुत प्रोटेक्शन था बाबा का। हाँ, परीक्षा भी बाबा लेता है। हम वहाँ अकेले होते थे तो कभी गाड़ी बंद हो जाती थी, बिगड़ जाती थी, हमको कुछ, मेरे को याद है शुरू मेरे को एक बार इतना दर्द हुआ पेट में, मैंने सोचा अरे मैं सोच सकता हूँ ना, मैं अकेला हूँ, यहाँ कोई नहीं है, मैंने सोचा नहीं बाबा है ना, बाबा मेरे साथ है, तो ये संकल्प करने पड़ते, तो बाबा, फिर कभी दर्द नहीं होता था, एक बार हुआ, परंतु ये जैसे परीक्षा का पेपर होता है। तो ये सब 85-86 की बातें हैं। तो 85 में जब मैं अमेरिका था तो मेरा फादर का सारा बिजनेस यहाँ चला गया, कुछ हुआ, पार्टनर्स लोगों ने कुछ धोखा दिया, तो उसका सब कुछ चला गया, वो देश छोड़ के भी चला गया। तो फिर हम अमेरिका से आए, तो बहन ने तो हमारी माता जी को बोला, छोटे भाई को, तुम घर छोड़ के सेंटर पे आ जाओ। तो यहाँ आया तो घर भी नहीं था, कुछ नहीं था, फिर शुरू किया जीरो से। तो फर्स्ट जॉब में याद की यात्रा का भी अभ्यास अच्छा रहा, और फिर दूसरी जॉब में जब मैं लगा तो वो धारणा का पेपर था, 4 मैनेजर एक साथ निकल रहे थे। तो मैंने सोचा 4 मैनेजर एक साथ, कुछ प्रॉब्लम है इस कंपनी में। प्रॉब्लम था जनरल मैनेजर, और मैं उसका असिस्टेंट बना। वो कंप्लीटली इनकंसिडरेट था। इनकंसिडरेट माना किसी का, वो नहीं, किसी की केयर नहीं करता है। तो वो मेरे पे इतना प्रेशर डालता था, तो और मैं प्रेशर डालता था अपनी सेक्रेटरियों पे। तो फिर मैंने देखा कि वो जो मेरे को कर रहा है मैं उन्हों को कर रहा हूँ। तो ये उनमें जो स्वभाव था वो मेरा भी स्वभाव पहले ऐसा था। तो ये भी कर्मी की काम था कि वो मैं जो दूसरों को कर रहा हूँ वो ये मेरे को कर रहा है। तो ये सब सेटलमेंट। तो वहां से निकले, फिर तीसरी हमने एक चाचा के साथ छोटी सी क्रिप्स की फैक्ट्री डाली। वो पोटैटो चिप्स होती है, उन्हें पेप्सी लेज बनाते ऐसा। तो उसमें
ये ड्रामा नथिंग न्यू का पार्ट, मशीन मंगवाया 500 किलो प्रोडक्शन पर 8 आवर्स आता है 50 किलो का, और रोज वहां फैक्ट्री में कुछ ना कुछ नुकसान होता था। एक बार तो कोई काम पे ही नहीं आए सोमवार को, तो मैंने कहा क्यों कोई काम पे नहीं आए, तो कहते हर सोमवार को कुछ ना कुछ होता है। उन्होंने भी, काम वालों ने भी रियलाइज किया, तो ये विघ्न बहुत आते थे, तो ये भी पार किया। फिर हमने एक छोटा सा बिजनेस चालू किया स्टेशनरी का, जो अभी भी चल रहा है। तो इसमें से हमको फ्रीडम मिली, क्योंकि हमको एक चीज बहुत, हमको है ना, कहाँ जॉब करना अच्छा नहीं लगता था। एक चीज हमने रियलाइज किया कि हम किसी के नीचे काम नहीं कर सकते, किसी के साथ काम कर सकते पर किसी के नीचे उसके टाइम पे काम करना नहीं। हम अपने टाइम पे अपनी रीति से काम करें। ऐसा नहीं सुबह में जल्दी जल्दी काम पे शुरू हो जाना, यहाँ तो 8 बजे शुरू हो जाता है, 7 बजे तो निकल जाना पड़ता है, तो वो ये हमको अच्छा नहीं लगता था। तो फिर ये बिजनेस शुरू किया। अभी 90s में ग्लोबल म्यूजियम की जमीन 88 में ली, और 91 में ये ग्लोबल म्यूजियम हमारा जो सेंटर है नैरोबी का बना। तब तक केन्या में सेंटर्स थे 4 वो सिटीज में, सिटी तो एक ही थी नैरोबी, और तो छोटे टाउन थे। नैरोबी में था, मोम्बासा में था, किसुमु और थिका में, और अफ्रीका में दूसरा सेंटर था जिम्बाब्वे में। ये था अफ्रीका। 80s में कोई सेंटर इतने नहीं थे, 70s 80s में। 86 में हाँ, साउथ अफ्रीका में थोड़ी सेवा चालू हुई। 2 भाई हम जब लंदन थे वहाँ से गए, वहाँ सेवा शुरू की साउथ अफ्रीका में। तो अर्ली 90s में जब ग्लोबल म्यूजियम बने तो इतने ही सेंटर थे, बहुत नहीं थे, और अफ्रीका में देश तो 50 से ऊपर है। तो बहन को होता था और देशों में जावे, और देशों में जावे। बाबा कहते थे नहीं, अभी रुको, यहाँ करो सेवा। मतलब अपनी भी तो स्थिति होनी चाहिए। अभी रियलाइज होता है अपने में भी तो स्थिति होनी चाहिए, पावर होना चाहिए और देशों में जाने का और सेवा करने का। पर 91 में जब यहाँ ग्लोबल म्यूजियम बना तो लोग बहुत आने लगे एग्जीबिशन देखने, हमारा म्यूजियम देखने। तो उसमें से लोकल लोगों की सेवा शुरू हुई। हम सब जो पुराने हैं वो निकले तो एक छोटी सी जगह पे निकले, एक छोटी सी रूम थी, बहनें रहती थी वो पतले के मकान में जहाँ घोड़े रखते थे पहले, तो वहाँ सब हम निकले। फिर वहाँ से एक बड़ा सेंटर लिया, तो वहाँ पक्के बने, मना अनुभवी बने। परीक्षा के पेपर भी आए, ऊपर नीचे भी आए, पुरुषार्थ भी बहुत किया, तपस्या भी सबने बहुत की, वो था। फिर ये ग्लोबल म्यूजियम बना तो यहाँ लोकल लोग आने लगे, लोकल माने अफ्रीकन लोग। तो वो क्लास धीरे धीरे वो लोग आने लगे। तो 2-3-4 साल तो वो लोग आते थे। फिर पता नहीं इंग्लिश क्लास में क्या हुआ होगा, तो वेदांती बहन एक बार आई हमारे पास, समझो 95 में, ऐसा कोई बोलती है कि आप इंग्लिश क्लास लेंगे रोज। मैंने कहा रोज मैं कहाँ लूंगा, मैं 5 बजे तो सुबह में पहुंचता नहीं, और अब पहुंचता मेरा आवाज भी नहीं निकलता है 8-9 बजे तक, मैं बहुत साइलेंस में रहता था। पर संडे को क्लास ले सकता हूँ, वीक में एक बार। तो वीक में एक बार संडे को क्लास लेने का शुरू किया, लोकल लोगों का इंग्लिश क्लास। और वीकडेज में निज़ार भाई, आप सबने शायद देखा होगा, वो मधुबन में कभी बाबा स्टेज पे बुलाते खड़े किए हैं, और FOP फ्यूचर ऑफ पावर प्रोग्राम्स किए। पता नहीं बड़ौदा में भी शायद किया होगा, हाँ, फ्यूचर ऑफ पावर कहीं 70 सिटीज़ में, 74 सिटीज़ में, उसमें से 54 पता नहीं ऐसा कुछ तो इंडिया में किए हैं प्रोग्राम्स। तो निज़ार भाई तभी 95 में ऐसा कुछ निकले थे। तो हम लोग, एक भाई है जो यहाँ नेशनल पार्क में, नेशनल पार्क माना ऐसे पार्क होता है जहाँ जानवर होते हैं, सी होता है, जिब्रा होता है, जिराफ होता है, ये सब कुछ होते हैं, फ्री घूमते हैं। तो वहाँ ये भाई को है ना नेचर बहुत पसंद था, तो हम लोग वहाँ जाते थे। वो जाता था, हमको इनवाइट करता था। निज़ार भाई को भी हम लोग चाहते थे, जाएंगे, योग करेंगे, चाय पियेंगे, मुरली सुनेंगे। तो मेरा आवाज़ सुबह में नहीं निकलता था, तो मैं, निज़ार भाई बहुत नए थे, मैंने कहा आप मुरली पढ़ो। वो कहते नहीं आप। मैंने कहा आपका आवाज है, मेरा तो आवाज भी नहीं है। तब मेरा आवाज, मैं बोलता ही नहीं था, बहुत साइलेंस में रहता था। तो फिर वो मुरली पढ़ने लगे। फिर इंग्लिश क्लास शुरू करना था, तो संडे को सब आते थे, वीकडे में बहुत कम आते थे। तो हमने
प्लान बनाया सबको नेशनल पार्क ले जाने का। तो नेशनल पार्क सबको बोला सैटरडे जल्दी आ जाना, 6 बजे नेशनल पार्क जाएंगे। तो सब दौड़ दौड़ के आते थे। तो नेशनल पार्क जाते थे, मुरली पढ़ते थे, फिर पूछते थे अच्छा कौन रोज क्लास में आता है। तो नहीं आते थे। तो हम कहा अच्छा पार्क में आ सकते हो तो क्लास में क्यों नहीं आ सकते। तो ऐसे करते करते थोड़ा इंग्लिश क्लास शुरू हुआ, लोकल क्लास। तो वीकडेज में निसार भाई मुरली सुनाते थे, संडे को हम सुनाते थे। तो लोकल लोग जो निकले ना, ये भी एक सीजन जैसे होता है। जैसे 70 में 85 में अमेरिका था, सैन फ्रांसिस्को। एक भाई ने पूछा कि आप कब ज्ञान में आए। मैंने कहा 78 में। तो वो कहता है 78 79 गुड सीजन। मतलब हम सब जो विदेश में जास्ती निकले ना, थोड़े 74 में निकले, फिर 76 में, थोड़े 78 79 में हम लोग निकले। फिर उसके बाद एक आध परिवार 80 81 में निकला। उसके बाद नहीं, 10 साल तक तो एक आध कभी निकलते थे। पर वो जो लॉट निकलता है वो उसी समय। तो हमको थोड़ा समझ में आ गया, अनुभव से देखा कि बाबा क्या करते थे, थोड़े आत्माओं पे उसकी नजर होती, निकालते हैं उसको, फिर पहले पक्के करते हैं, अनुभवी बनाते हैं। अनुभवी बनते ये परीक्षा के पेपर हम समझो, ये स्वभाव संस्कार ऊंचाई नीचाई सब पक्के होके वो ईंटें निकलती है। 1980 में हमको याद है, 81 में बाबा ने बोला, बाबा ने झाड़ हिलाया और मेजॉरिटी स्थिर रहे, एक दो पत्ते इधर उधर हो गए, बाबा ने बोला। क्योंकि क्या होता है, जैसे कोई ब्राह्मण, जैसे मैं 95 में आया तो एक पुराने भाई ने बोला कि हमारे में ना ईर्ष्या के वो संस्कार थे, कोई दुकान के सामने कोई सस्ता रखता ईर्ष्या। तो क्या हुआ, वो पहले ज्ञान में आए, फिर दूसरा आया भाई, थोड़ा स्टेट हाउस प्रेसिडेंट के साथ कनेक्शन था, थोड़ा पैसा वाला, तो उनको जेलसी होती है। तो ये सब संस्कार निकलते हैं परिवार में, ब्राह्मणों में, तो ये सब उथल पाथल होता है। तो ऐसा होता रहता है। तो 1890s में ये लोकल लोग निकले। तो उसमें से कुमार निकले थोड़े, 5-6 संडे को क्लास लेते थे, तो 20-25 लोग आते थे। तो ये लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और सुबह आते थे, शाम को आते थे। सुबह हमने कहा ये आप लोग कैसे आते हो, कमाते तो हो नहीं हो। कहते तो देखो ड्रामा प्लान अनुसार ऐसा बस का पास निकला $15 का, जितना यूज करना वो करो। हाँ, तो वो लोग ने ले लिया, आते जाते रहते। तो रोज शाम को वो लोग कोर्स कराने लगे। तो सेंटर पे आओ तो लोकल लोग ही क्लास कराते, और लोकल लोग क्लास कराते तो लोकल लोग जास्ती आते हैं। फिर संडे को क्लास में आते हैं। तो फिर उन्होंने पांडव भवन खोला। और देखो ये बाबा की कमाल कि थोड़े समय वो लोग आते गए, तो कोई उनके एरिया से निकला जिसके पास गाड़ी थी, तो वो रोज सुबह में लेके क्लास में आता था 5 बजे, फिर शाम को भी आता था, ले जाता था, लाता था। फिर वो लोग सेंटर के नजदीक एक रूम रख के पांडव भवन खोला। तो वो भाई जो गाड़ी वाला था वो तो आना ही बंद हो गया। हमने बहुत कोशिश की वो आ गए। फिर समझ गया कि ये तो बाबा ने टच करा कि इनों के लिए सुविधा की, क्योंकि यही पक्के हैं। तो 5 एक थे, फिर एक 6 पांडव बने। तो उन्हों को देखकर वो लोग जहाँ रहते थे, हमारा एरिया है ना, इंडियन एरिया, इंडियन जास्ती, वो लोग मकान रखने जाते थे। तो वो मालिक कहता है अफ्रीकन होता है, तो कि नहीं आप लोग को देखकर ये सब हमारे इंडिया से आए, वो सब भाग जाएंगे आप लोग को देखकर। परंतु होता था उल्टा, क्योंकि ये लोग सुबह में कुर्ता पायजामा पहन के आ जाते थे सेंटर पे। मधुबन जाते, हम लोग भी पहले रंगीन कपड़े में ही सेंटर पे आते थे, नैरोबी में भी ट्राउजर पहन के, शर्ट, किसी ने नहीं बोला व्हाइट पहनो। मधुबन आते तब सब व्हाइट होते, तो हम व्हाइट पहनना शुरू करते, कुर्ता पायजामा लेते। फिर नैरोबी आके वही पहनते हैं सब। तो सुबह सुबह 5 बजे कुर्ता पायजामा पहनकर ये लोग पैदल आते जाते हैं। तो सब देखते हैं ये कौन है, कि कुर्ता पायजामा पहन के। फिर चेहरे पे भी मालूम पड़ता है ये लोग अलग है। तो ये लोग को पूछते हैं कि आप कौन हो। तो कहते हैं हम ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं। सुबह में कहाँ जाते, ब्रह्मा कुमारीज में हम मेडिटेशन करते हैं, हम वेजिटेरियन है। वो वेजिटेरियन, हम ऑनियन गार्लिक भी नहीं खाते, हाँ, डूंगरी लहसुन भी नहीं खाता। तो वो लोग छक के ये लोग कैसे अफ्रीकन हो के कैसे, क्योंकि इन्हों के बाबा कहते हैं ना, विदेशी के लिए कहते हैं बड़े बड़े दीवाले पार करके आए, क्योंकि इन बेचारों को खाना ही टोटली नॉन वेजिटेरियन होता है। जैसे आप अंग्रेजों को या गोरे लोगों को, वेस्टर्नर्स को बोलो वेजिटेरियन डाइट, तो कहेंगे तो क्या खाएं,
अरे मैं कहता कोई इंडियन है, इंडियन फ्रेंड है आपके पास, उसके घर जाना, देखना क्या खाए, उसमें भी गुजराती है तो आप देख लेना क्या। हाँ, हमारे वो गुजराती हमारा केन भाई आया था साउथ अमेरिका से, घर पे बुलाया, भोजन सबको बुलाते हैं, भोजन करने आओ, तो 2 सब्जियां होती है, चपाती होती है, सलाद होता है, राइस होता है, दाल होता है, मेहमान आए तो माता जी भजिया या कोई स्वीट बना देगी। और ये फीस्ट मिला, वो लोग कहते अरे इतना खाना, हम हंसते ये हम तो हमारा रोज का है, चलो मीठा मीठा छोड़ो, बाकी तो रोज का है हमारा है। आचार पापड़ तो रह गया। हाँ आचार पापड़ तो रह गया, आचार भी होता है, पापड़ भी होता है। हाँ, वो तो हम गिनते भी नहीं है, वो वो तो हम गिनते भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ गुजराती के घर है फ्रेंड, नहीं गुजराती के घर जाओ, आप देखो क्या वो, हाँ तो क्या क्या बनता है, ढोकला बनता है, ये बनता है, वो बनता है, अरे भाई। तो जैसे हम सोते हैं, आप लोग क्या खाते हो वेजिटेरियन, वो कैरेट और पोटैटो बाफ के खाते, वो कोई खाना होता है। तो हमारे ये भाई लोग भी जो आए, तो ओके यहाँ इतना नॉन वेज नहीं होता है, पर ये लोग जास्ती मकई का लोट खाते हैं, सुकुमावी की वो भाजी होती है वो खाते हैं, और नॉन वेज भी होता है। तो जैसे हमारा एक भाई था, वो अनुभव सुना रहा था कि वो जब आया तो वेजिटेरियन बना तो बीमार हो गए। मैंने कहा अच्छा वो छोड़ दिया इसलिए, वो कहता नहीं मैं बैलेंस नहीं रखता था, मैं एक ही खाना खाता था। अभी आप समझो उनकी कल्चर में वो ज्ञान में आते, घर में माता जी है वो लोग उनको बोलते मैं हम खाना नहीं खाएंगे, तो ओके मेरा हाथ का भी नहीं खाएंगे। हाँ, तो वो लोग हमको सुनाते थे कि हम माता को बहुत फील होता कि चलो तुम दूसरे खाने का पर तेरी माँ का नहीं खाएंगे तो शौक लगता है। परंतु देखो इनों की कल्चर बिल्कुल अलग, भाषा बिल्कुल अलग, वो बाबा के बनते हैं। और तो ये लोग सब चल पड़े, और इंडियन जाते थे उनके घर, हमारे गुजराती होते कि घर में जाके देखे, किचन में जाके देखे तो देखते थे इन लोग के पास तो डुंगरी लहसुन माना ऑनियन गार्लिक भी नहीं है, और बाबा का फोटो है, कृष्ण का फोटो है, मेडिटेशन वाइब्रेशन, इतना रिस्पेक्ट करते हैं इन्हों को। तो ये हमने इंडियन में देखा। इंडियन सामने वाला कैसा भी रंग वाला, काला हो गोरा हो कुछ भी, स्पिरिचुअलिटी देखेंगे तो ऐसे करेंगे, झुक जाएंगे, इतना प्यार करेंगे। अपनी बच्चियों को भी बोलेंगे जाओ अंकल, वो पड़ोस में बच्चियां थी तो उनके पास भाई नहीं थे, रक्षाबंधन आई तो हमारे सेंटर पे राखी होती थी, तो भाई हमारे बहुत फ्रेंडली होते थे, अच्छा राखी बांधी भाई को, नहीं हमारे पास भाई नहीं, अच्छा हम आपके भाई। वो जाके अपने माता पिता को बोलते हैं तो उनके आंसू आ जाते हैं, तो आते थे अफ्रीकन भाई को राखी बांधते हैं। तो ये सब ये कमाल है इन लोगों की। तो ऐसे शुरू हुआ 90s में, 95 में, 97 में। और हाँ एक बार तो क्या हुआ 97 में इलेक्शन था या मल्टी पार्टी, 92 में था। और पहले ना केन्या में स्टेबिलिटी बहुत थी, एक ही पार्टी थी, एक ही राजा। हम ये देखते हैं ना, ये इंडिया के न्यूज अभी देखते थोड़े साल से, मोदी साहब आए तो झगड़ते ही रहते, मैं कि क्या करते हैं ये लोग। पहले केन्या में कुछ नहीं था, न्यूज 20 मिनट में, ये प्रेसिडेंट ने जाके ये खोला, ये रिबन काटी, वो हमारा न्यूज था, कुछ होता ही नहीं था। फिर मल्टी पार्टी आई, अमेरिका का प्रेशर, तो वो धमाल, राइट्स होते थे, रैलीज होती थी। तो हम इंडस्ट्रियल एरिया में थे, हम फोन करते कि अच्छा सब कुछ ओके है, वो हाईवे क्लियर है। तो बाजू में पड़ोस में आया था बॉम्बे से कोई, वो कहता है अरे हमारे तो इंडिया में रोज का ये होता है, हम लोग तो बहुत वो कि यहाँ धमाल हो रही, यहाँ सर्कस चला है, प्रोसेस, तो हम लोग यूज्ड टू नहीं थे। चलो वो भी फेज पास किया। तो 97 में इलेक्शन का टाइम था तो वेदांती बहन कहाँ गई होंगी, आई, फिर धीरे धीरे सेंटर खुलने लगे आसपास के देश में, टांजानिया में खुला, युगांडा में खोला, वो इथोपिया में, और जाम्बिया जिम्बाब्वे, इंग्लिश स्पीकिंग में थोड़ा थोड़ा सेंटर्स खुलने लगे, बहनों को भेजा, यहाँ वहाँ के सेंटर्स खुले। तो वेदांती बहन कहाँ से आई, तो बाबा के पास वतन में गुरुवार को गई होंगी, क्योंकि वैसे भोग लगाना बंद कर दिया 90 समथिंग में ऑफिशियल, परंतु वो अपनी रीति से जाती थी, क्योंकि बाबा ने बोला था संदेशी आ सकते। बाबा ने बोला प्रोग्राम्स रखो। तो बहन कहती है बाबा इलेक्शन है, तो इलेक्शन की बात, तो बाबा कहता है कोई बच्चा
पैदा होने वाला है तो उसको बोलेंगे इलेक्शन के बाद आना। हाँ, बच्चे को बोलेंगे अभी नहीं आओगे, टेंशन है, वो बाद में आना। तो बाबा के नहीं, बाबा ये अभी एटमॉस्फेयर। बाबा ने कहा फायर आप कौन हो? फायर फाइटर्स हो। फायर फाइटिंग इंजन क्या करता है? पानी डालता है ना, फायर होती है, क्या भागता है दूर? बहन कहती हम हैंड्स नहीं है, ये है। तो कहा सब क्लास वालों को बोलो 14 दिन का प्रोग्राम, 15 दिन का प्रोग्राम रखो, एक एक वर्क का रखो। बाबा ने ही लिस्ट दे दिया, डिफेंस, वो आईटी, यूथ, विमेन, फलाना ढिकड़ा, ऐसे 15 दिन का प्रोग्राम दे दिया। तो हमको डिफेंस का बोला। मैंने कहा चलो डिफेंस का मैं लूंगा, डिफेंस का कोई किसको जानता भी नहीं था। परंतु सब प्रोग्राम्स किए तो आए लोग, इतने लोग आए, और कई वह वारिस भी निकले उस समय। देखो बाबा का जब समय होता है, बाबा इशारा देता है तो ऐसे निकलती है आत्माएं। कई निकले, डिफेंस वाले भी आए, एयरफोर्स वाले भी आए, कई लोग आए, कई निकले। तो ऐसे बाबा की गाइडेंस रहती है। और दूसरा मैंने देखा 70s 80s में मैंने रियलाइज किया कि बाबा का प्लानिंग स्ट्रेटेजिक होता है। विदेश में जब 1978 में हम ज्ञान में आए तो सेंटर कहाँ थे? एक लंदन में था, एक हम नैरोबी में था, एक लंदन में था, एक न्यूयॉर्क में था, ब्राजील में 79 में केनबाई गया, ऑस्ट्रेलिया में था, हांगकांग में था। ये हमारा था विदेश के हम सब, एक एक जगह। फिर दूसरा देखो मोहिनी बेन न्यूयॉर्क, तो संदेशी की गिफ्ट, ट्रांस की गिफ्ट, वेदांती बेन को गिफ्ट, जयंती बेन को भी गिफ्ट, डॉक्टर निर्मला को नहीं थी। मैं समझता उसको जरूरी नहीं है, बुद्धि से क्लियर काम करती है। तो ये लोग उस समय ना तो मोबाइल था, ना तो कंप्यूटर था, और इंडिया में तो फोन करना, ओहो हो, वो मैं जानता हूँ अहमदाबाद से वो भाई आता था का ऊंजा से फोन करता है, बॉम्बे इतना जोर से बोलता है। अरे मैं सोचता ये क्या कर रहा है, क्यों लाइन ही क्लियर नहीं होती थी। और हमारी वेदांती बहन भी यहाँ ऐसे ही करती है, ऊंचे आवाज। हमने कहा बहन यहाँ हमको सुनाई दे रहा है, थोड़े आवाज कम करो। तो कम्युनिकेशन पत्र लिखने का था, दादी को कुछ पूछो, ये वो। तो ये लोग शायद आपने अनुभव सुना होगा वेदांती बहन को, हमको नहीं, उसकी क्या फीलिंग है वो तो आपको सुनाए होंगे, हमको भी नहीं। तो वो आई होंगी, क्या फील होता होगा अचानक वो नए देश में, क्या क्या। परंतु ये था कि यहाँ गुजराती थे, लंदन में भी गुजराती, ईस्ट अफ्रीका के ही गए, अफ्रीका के ही गए। गुयाना में नहीं था, गुयाना में भी सेंटर था। वहाँ 200 साल पहले गए इंडियन। तो वो लोग, नाम होता है स्टीव नारायण, गायत्री बेन, पर भाषा बोलते इंग्लिश, ना तो हिंदी आती है ना तो कुछ, पर चटनी खाते हैं। गाड़ी में बात करेंगे चटनी, तो मैंने कहा ये आप में चटनी कहाँ से आई? फिर वो न्यूयॉर्क गए तो भाई बोलता है चलो मंदिर में आना है। वो गयानीज थे सब स्टूडेंट, कहते हैं न्यूयॉर्क अमेरिका में सेंटर, एक गोरा नहीं था, सब गयानीज। मंदिर में मैंने कहा मंदिर, वो कहते हम भजन करते। अच्छा भजन करते आप? वो कहते हमको समझ में नहीं आता है, हम गाते हैं भजन, समझ में कुछ तो ये लोग 150 साल पहले चले गए, वहां बहुत दूर है ना ट्रिनिडाड, वहां शिप्स प्लेन तो कहाँ थे वहां। केन्या का क्या है, इतना दूर नहीं है इंडिया से। हम लोग, मेरे को याद है छोटा था, स्टीमर में गए थे, 1 वीक लगा था। परंतु मेरी दादी माँ तो आई थी, मेरी माता जी कहती वो डाव क्या बोलते हो, वो लकड़े का बन के, वो क्या कहते हैं ना, वो पानी, वो हवा से चलता है, उसको क्या गुजराती या हिंदी में बोलेंगे, वो कुछ बोलते हैं। तो उससे आए, होड़ी। तो शिप विप तो थी नहीं। तो आपको एक हंसी की बात सुनाओ, मैं माडागास्कर गया था 2000 में। तो मैंने कहा आप लोग यहाँ कैसे आए माडागास्कर? तो वो कहते कि आ रहे थे मोम्बासा और हवा का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो इधर आने की बदले वहां पहुंच गए। तो वहां पहुंचे टापू पे, तो सोचा कि यहीं उतर जाओ, उन लोगों ने सोचा यहीं उतर जाओ। क्यों? मैंने सोचा ये यहाँ कोई किसी की शादी हुई है थोड़े की, तो शादी, मैंने कहा शाह वहां कैसे पहुंचे, यहाँ समझ में नहीं आता था। फिर मालूम पड़ा कि ये तो नाव वहां पहुंच गई हवा के कारण, देखो। और माताजी बोलते कहीं तो डूब जाते थे, तो रिस्की था ना, और ये सब कुछ।
और केन्या में तो कहाँ कुछ था, वो सिविलाइजेशन था ही नहीं अफ्रीका में इंडिया जैसा। ऐसे नहीं कि राजा थे और राजधानियां चलती थी, कुछ नहीं था। ये लोग के पास तो माता जी बोलती है उनके फुआ आए होंगे, कपड़े भी नहीं थे पहनने को, घर भी माटी के थे, हमारे लोगों को देखकर डरते थे, ये ऐसा सब कुछ था यहाँ। तो एनीवे तो हम क्या कह रहे थे कि थोड़े सेंटर थे, ये वो हो गया विदेश, दादी जान की थी लंदन, तो ये विदेश हो गया। देखो बाबा ने ये ट्रांस की गिफ्ट भी दी थी थोड़ों को, तो थोड़ा काम भी होवे, सबकी पालना भी होवे। अभी हम ज्ञान में 14 साल, तो वेदांती बहन की उम्र 34 इयर्स की, उसको 12 साल हुए थे ज्ञान में, तो हमसे जास्ती थोड़े ज्ञान की समझ थी। परंतु हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि बहुत अनुभवी थे दादियों जैसे, या वो परीक्षाएं कठिन पास करके पक्के आए थे, ऐसा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो भी अभी अनुभव कर रहे थे। तो ये बाबा के पालना हमको मैसेजेस से बहुत मिला, क्योंकि 80s में भी हम योग करते थे, तो लेट 70s में बाबा प्रेरणा देते थे। हॉलीडे आ रही, बाबा कहते योग की भट्टियां रखो, तो वेदांती बहन डे एंड नाइट योग रखते थे, तो हम सब भागते थे योग करने के लिए। यहाँ कू हुआ 82 में, तो ट्राई किया वो गवर्नमेंट को उतारने की, तो उस समय भी योग की भट्टियां रखी, तो क्या क्या बाबा अनुभव कराते थे, खींचते थे। तो ये हमारी पालना हुई। अभी 1990s में ये आसपास के देश में सेंटर खुलने शुरू हुए, यहाँ इंग्लिश क्लास हुआ, तो फिर उसमें भी 97 में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, हाँ, ब्राह्मण परिवार में। दूसरा, हमने यूरोप से सुना है और हमने यहाँ प्रैक्टिकल में अनुभव किया है, ब्राह्मण परिवार में जब उथल पाथल होती है ना, तो देश में भी उथल पाथल होती है। अभी आप लोग तो बहुत बड़ा परिवार, भारत तो बहुत बड़ा है, पता नहीं भारत में उथल पाथल का कनेक्शन आप कैसे खोज पाएंगे, पर हमने यहाँ देखा है ब्राह्मण परिवार में हलचल, देश में हलचल। तो यूरोप में भी ऐसी बातें चल रही थी कि ब्राह्मण परिवार में हलचल होती है तो देश में भी हलचल। अभी क्या हुआ कि हम नॉर्मली मैंने बिजनेस शुरू किया तो मैं अकेला था, तो फिर कब मैं निकलूं मधुबन जाने के लिए, 1 साल गया, 2 साल, 3 साल, मैं कभी मैं निकल ही नहीं सकूंगा। तो क्रिसमस पे नैरोबी बहुत शांत होता है, सब निकल जाते हैं नैरोबी के बाद, तो मैंने सोचा क्रिसमस पे बंद कर दो, 2 दिन पहले निकल जाओ, 10 दिन जाके आ जाओ मधुबन, 2 दिन जाने का, 2 दिन आने का, 1 वीक रह के आ जाओ। तो हम दिसंबर में जाते थे। फिर ईस्टर पे यहाँ हॉलीडे होती है क्रिश्चियनों की, क्राइस्ट की, 4 दिन की, तब सब निकल जाते, तो हम भी निकल जाते थे। कहाँ जिम्बाब्वे गए, कहाँ इथोपिया गए, माडागास्कर के, जहाँ मैं सुनता था यूथ निकले हैं या सेवा अच्छी हो रही, तो जाके रिट्रीट करते थे यहाँ, वहाँ 2-3 दिन की रिट्रीट्स करते थे, क्योंकि तब भी मेरी भी उम्र 30 समथिंग होंगी, 34 35, तो हम भी जाते थे रिट्रीट कराने। तो साल में 2 बार ट्रैवलिंग करते थे। तो 2003-2004 में हम पहले, मैं समझ 2003 में शायद मधुबन में होंगे, तो मधुबन में दादी ने, प्रकाशमणि दादी विदेशियों को मिल रहे थे, तो बोला, पूछा कि कितने देशों में सेंटर्स है, तो बोला 80 देशों में। जयंती बहन ने बोला, अच्छा कितने देश है दुनिया में, तो 150 देश है, 156 है ऐसा कुछ। दादी ने बोला हर एक देश दूसरे देश में सेवा करे, सेंटर खोले, सब देशों में पहुंचना है। अभी 2004 में मैं ऐसे ही वो एक भाई के साथ बात कर रहा था कि मैं जा रहा हूँ यहाँ जिम्बाब्वे, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ रिट्रीट करने। तो वो कहता है, हम यहाँ तो कभी रिट्रीट नहीं करते, बाहर ही आप लोग करते हो, यहाँ नैरोबी में तो करते ही नहीं है। तो मैंने जाके वेदांती बहन को बोला कि ये ऐसे बोल रहा है तो रिट्रीट रखे। तो बहन थोड़ा हेजिटेट हो रही थी, मैंने थोड़ा धक्का लगाया, पुश किया, तो वो उसने जाके बाबा को बोला होगा गुरुवार को। तो बाबा ने कहा कि भरे हुए को भरने की क्या जरूरत है, कई हैं बाबा के बच्चे जो मधुबन नहीं पहुंच सकते, तो आप जाके सब यहां से निकलो और उनको जाके रिफ्रेश करो। तो वेदांती बहन आई कि बाबा ने ऐसे बोला है, तो वह ठीक। तो क्लास में अनाउंस किया कौन जाएगा, इंग्लिश क्लास वालों ने बहुतों ने नाम लिखा कि हम जाएंगे हम जाएंगे।
तो जास्ती वही थे, हिंदी क्लास में तो एक दो थे, तो सब गए अलग अलग देशों में, बाजू के देशों में सेंटर रिट्रीट कराने। सबके रिस्पांस भी अच्छे आए कि अच्छी रिट्रीट्स कराई। तो फिर बेन ने जाके बाबा को रिपोर्ट दिया होगा, तो बाबा ने बोला कि बच्ची समय आएगा सब यहाँ से जाएंगे और देश, अफ्रीका के देशों में सेंटर भी खोलेंगे और जॉब भी करेंगे। तो मैंने वेदांती बहन को बोला कि तो करे, तो पन्नी हेजिटेट हो रहे थे। ये 2004 की मैं समझता हूँ बात है। तो 2004 में क्या हुआ, वो दादी ने बोला था ना मधुबन में कि सेंटर खोलने चाहिए दूसरे देश में, तो साउथ अफ्रीका में रिट्रीट हो रही थी। तो वो रिट्रीट में ये एक भाई था मार्कस करके, वो डिस्कस कर रहा था और भाई से कि हम बाजू के देश में सेवा करें, जिम्बाब्वे और आदि। तो ये लोग ने बोला नहीं नहीं हम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो तो नैरोबी के नीचे है, केन्या के नीचे है, बोत्सवाना और ये जिम्बाब्वे आदि। हम साउथ अफ्रीका तो लंदन के नीचे है, क्योंकि पहले वो अपार्टाइड था तो ब्रिटिश पासपोर्ट को ही अलाउ करते थे और देश वालों को नहीं अलाउ करते थे साउथ अफ्रीका। तो जयंती बहन वहां थी, तो वो उसने सुना, पूछा क्या आप डिस्कस कर रहे हो, ये कर रहे डिस्कस। तो बोला अच्छा। वो जाके दादी जानकी को बताया, दादी जानकी ने कहा आप मीटिंग करें। बहन को बुलाया, प्रतिभा निज़ार भाई को बुलाया। अभी मैं आपको बताऊं कि निज़ार भाई जब से ज्ञान में आया, पहले तो वो इस्माइली है, इस्माइली पर गुजराती, तो उनको गुजराती भी कल्चर है, मुस्लिम कल्चर भी है। शादी की थी अंग्रेज से, तो वो भी एक्सपोजर है। तो सब एक्सपोजर है उसको। वो जब से ज्ञान में आया तो उसके माइंड में दो बात वो बोलता था। एक तो कि अफ्रीका के सेंटर में अफ्रीकनों को चलाना है, जैसे यूरोप में यूरोपियंस चलाते, अमेरिका में अमेरिकन चलाते, वैसे अफ्रीका में इंडियन क्यों, अफ्रीकन चला। दूसरा, बाबा ये कुंभकर्ण को जगाना है, माइक जगाने हैं, माइक तैयार करने हैं। तो ये दो संकल्प थे। तो अभी लंदन मीटिंग हुई, जो डिस्कस हुआ होगा। फिर यहाँ आए, मैं तो गया नहीं था क्योंकि मैं तो कहाँ जाता था सेंटर खोलने। तो यहाँ इंग्लिश क्लास की बात बोलता है कि 2 साल में, मैंने बोला है 40 देशों में हम सेंटर, वहां उसने बोला है 2 साल में 40 देशों में सेंटर खोलेंगे, 42 कंट्रीज में। तो वो है ना प्लानिंग बुद्धि है, हमको इतना मालूम नहीं है क्योंकि बोलता बहुत नहीं है, वो करता है फिर अनुभव हुआ कैसे काम करता है। तो फिर वो मेरे को बोलता है कि देखो 32 इयर्स में, 30 साल में 16 देशों में सेंटर खुले अफ्रीका में, हम 2 साल में 40 ने 20 खोले तो भी क्या बुरा है। मैंने कहा ठीक है। अभी मैंने उसको प्रश्न नहीं पूछा, नहीं तो मैं पहले बहुत वो था, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो, बहुत पैसिमिस्टिक था, नहीं कैसे क्या। अभी मेरे में तो हिम्मत नहीं थी 2 देशों में सेंटर खोलने की। उसमें भी क्या है, हमारे जो सेंटर्स थे ना, केन्या, युगांडा, टांजानिया, इथियोपिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ये सब इंग्लिश स्पीकिंग है, तो वहां पे जाने की बात करेंगे हम आराम से जाएंगे। इजिप्ट बोलो तो जाएंगे। अभी कोंगो, रुआंडा, बुरुंडी, ये सब जंगल अंदर अफ्रीका, डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं, वहां कैसे जाएंगे, फ्रेंच स्पीकिंग मालूम ही नहीं है। और हमारी प्रतिभा बहन वहां जाती थी कभी टूर लगाने, ऐसे ऐसे कॉन्टेक्ट ढूंढ के, तो आके ऐसा ऐसा सुनाती थी, ओ यहाँ तो कुछ नहीं है, झुपड़पट्टी, यहाँ तो ऐसा है वहाँ। हम लोग तो लगता है पता नहीं कैसा है ये, कैसे सब देश है। तो अभी हमने प्रश्न नहीं उठाए क्योंकि 1 साल पहले यहाँ बड़ा प्रोग्राम किया, मेगा प्रोग्राम, वो आपने गुजरात में अहमदाबाद में वो 1 लाख लोगों को इकट्ठा किया था। अभी देखो बाबा ने गुजरात को बोला कि 1 लाख इकट्ठा करेंगे, कर सकते हो, करेंगे ना, उनको कैपेसिटी मालूम होती है। तो आप लोगों ने किया। यहाँ शुरुआत में 2003 बेन ने शरीर छोड़ा, तो बेन की बुद्धि उसमें, बाबा ने कहा बच्ची तुम कहाँ की हो, गुजरात की हो ना, तो गुजरात में किया 1 लाख, यहाँ करेंगे ना। अच्छा 1 लाख ने 50,000 करेंगे, अच्छा 50 ने 5,000 करेंगे बेन। तो उस समय चंद्रिका बहन हमारी अहमदाबाद वाली, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, स्किन का प्रॉब्लम था, वो यहाँ आई थी कि चलो वहाँ नहीं हो रहा है कुछ, यहाँ कुछ ट्राई करे, नई ट्रीटमेंट।
तो वो लाख को इकट्ठा किया था, तो नशा लेके आए कि यहाँ भी लाख इकट्ठा करे। हम लोग तो मोम्बासा रिट्रीट में गए थे, एक भाई को पकड़ा कि हमको ग्राउंड दिखाओ, यहाँ के कहती है लाख लोग, केन्या में कहाँ लाख लोग। हाँ? मीटिंग की, निज़ार भाई उनको समझाता है कि भारत की बात अलग है, यहाँ बात अलग है, हम लोग, पर उसको सुनना ही नहीं था। लाख लोग, हमने कहा ये इतना समझाया कि यहाँ लाख लोग को नहीं, हम थोड़े इंडियंस है, सारे केन्या में 60,000 वो है इंडियन, उसमें मुसलमान भी आ जाते हैं, सिख भी आ जाते हैं, सब आते हैं। ब्राह्मण कितने होंगे? 200-150 होंगे। सेंटर कितने? एक नैरोबी में एक है, और एक छोटा गीता पाठशाला, एक 1.5 सेंटर है। हमने पूछा, उसने पूछा आपने कैसे इकट्ठा किया? बोला कि हमने सब सेंटरों को बोल दिया गुजरात कि आपको इतने लाना है, कि आपको इतने लाने हैं, 50 लाने हैं, 100 लाने हैं, बस कहाँ से लाओ आपके ऊपर। तो वो कहता है हमारे पास तो 1.5 सेंटर है, या एक सेंटर है, दूसरा आधा, तो कहाँ से लाख लो। फिर हमने भी कहा देखो आप इतने बड़े ग्राउंड में रखेंगे, मैं सच बताऊं मैं नहीं आऊंगा, अब बहनों को छोड़ के मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि ये केन्या है। केन्या में ग्राउंड पे जाएंगे, वो कोई आके आपका खिस्सा वो लूट लेंगे आपको। केन्या, आपने कई बार सुना होगा, बाबा मुरली में कहता है कि ये भय का खंड है। तो क्यों? तो इंग्लिश क्लास में एक बार मेरे को पूछा कि बाबा क्यों कहता है अफ्रीका भय का खंड है? मैंने कहा देखो, मैं अमेरिका पढ़ रहा था, तो मेरी खिड़की में कोई आयन बाज नहीं थे, मैं खोलूं तो कोई वो स्टेक से अंदर आ सकता है। फिर मैंने सोचा यहाँ के क्या करेंगे, एक सोफा, एक टेप रिकॉर्डर है, वो बेचारा उसको मेरे लिए भी सॉरी फील होगा, $100 रख के जाएगा, कुछ है ही नहीं मेरे पास। और मैंने कहा, उसको सुना मैं इंडिया गया, मैंने कहा कि मैं इंडिया अहमदाबाद में गया, तो अहमदाबाद में हम वो ट्रैवलर चेक से चेंज कराने थे। तो एक भाई ने बोला यहाँ ही है, हम चल के जाते थोड़ा दूर। तो हम चल रहे थे, हमारे हाथ में पासपोर्ट है, पैसा है, सब कुछ। मैंने भाई को बोला ये केन्या में से नहीं चल सकते, कोई क्यों? मैं कहा कोई लूट के ले जाएगा, स्नैच करके ऐसे। तो फिर वहाँ एक्सचेंज ब्यूरो में गए ना, तो वहाँ सिक्योरिटी है, बंदूक वाला ऐसे नहीं, गार्ड है। तो मैंने कहा नैरोबी में से नहीं चलेगा, लूट जाएंगे। तो कहता है आप वहाँ क्यों रहते हो? तो मैंने कहा हमारा जन्म वहाँ हुआ, इसलिए हम वहाँ रहते, हमें चॉइस थोड़ी है। तो फिर दूसरा हम बॉम्बे गए, तो बॉम्बे हमारे एक ब्राह्मण ने मकान लिया था, फ्लैट, तो उसने बोला कि आप आना। तो हम गए, तो वो थे, तो रात को उनके घर भोजन किया। फिर वो कहता है चलो फ्रूट वो आइसक्रीम खाना। मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं खाना, उसने चाप फ्रूट खाना। तो हम थे, वो थे, उसकी बीबी थी, उसकी बेटी थी, और दूसरी एक हमारे ब्राह्मण की बेटी थी। तो वो उसको बोलता है कि आप रिक्शों में बैठकर आप तीनों चले जाओ, मैं ऊपर की नाते दूसरी रिक्शों में, रात को 9 बजे। तो कभी केन्या में सोचेंगे भी नहीं, अरे अकेले बीबी को भेजना, बच्ची को, अरे अकेले कहाँ, हम भी नहीं निकलेंगे किसी टैक्सी वैक्सी में अकेले, और ये अकेले जा रहे हैं। तो हमने पूछा, और हम जब रिक्शों में जा रहे तो कहाँ शादी चल रही थी, तो रास्ते पे खड़े थे 2 लोग, कपल। तो वो माताजी ने तो सोना पहना हुआ था। मैंने पूछा यहाँ की इंग्लिश क्लास को, यहाँ सोना पहन के खड़े रह सकते हैं? 9 बजे रात को, कहा दिन में भी खड़े रह सकते हैं? तो बोलते हैं नहीं। मैंने कहा इसलिए बाबा इसको भय का खंड कहते हैं। तो यहाँ तो अनुभव काफी है। मेरे भाई को तो 2 बार उठा के ले गए थे, पैसे का बहुत डीलिंग करता था। मकोरा बोलते हैं, उनको मकोरा बोलते हैं ना, मकोरा बोलते हैं। तो इन्हों के ब्लड में है। क्या है, वो फ्रेंड्स थोड़े हंस रहे थे कि अंग्रेज आए, इंडियन आए, इनके पहले ये क्या करते थे, 1-2 की गाय चुराते थे, ये जाके इसकी कोई गाय चुराएंगे, वो उसकी गाय चुराएंगे, यही तो उनके ब्लड में है। और सचमुच इनों के ब्लड में, हमारा सोच भी नहीं चल सकता है, बुद्धि ही उसमें जाती है। मेहनत से पैसा कमाने की बात नहीं है, लूट के ले लो पूछे बिना, संस्कार ऐसे हैं। तो देखो ऐसे देश में भी बहनें अकेले अकेले रहकर सेवा करती है, अकेले, ऐसे नहीं 4-5 बहनें होती, एक अकेली। तो ये 86, 82, तो ये हमारी रिट्रीट चल रही थी मोम्बासा। तो ये बोल रही है चंद्रिका बहन लाख के प्रोग्राम करे। हमने कहा मैं, फिर हमारे साथ एक प्रोफेसर था, अफ्रीकन था, वेल नोन, हमको फेमस था, पर हमको भी मालूम नहीं था इतना फेमस है। पेपर में आया तब मालूम पड़ा कि ये तो इतना फेमस है। हाँ, हमको क्या, हम तो कोर्स कराते, क्लास कराते, समझाते, पर इतना फेमस है थोड़ी मालूम था। तो
मैंने उसको बोला प्रोफेसर आप जाएंगे, आप स्टेज पे नहीं बुलाएंगे तो आप जाएंगे? तो बोलता है नहीं। हमने कहा कोई नहीं आएगा ऐसी ऐसी जगह पे हमारे लोग। तो फिर जाके 20,000 का हॉल रखा स्टेडियम। मैंने बोला 5,000 का रखे, वो कॉन्फ्रेंस सेंटर है केन्याटा। बेन ने हमारे सामने ही नहीं देखा, ऐसे ही कर दिया। फिर एक वीक के बाद आई वेदांती बहन, बाबा को बोला होगा। तो बाबा ने कहा होंगे बच्ची आप इतना बड़ा स्टेडियम रखो 20,000 का, और इतने लोग नहीं आवे तो कैसा लगेगा? तो बेन ने आके कहा नहीं हम 5,000 का ही रखते हैं हॉल। तो चंद्रिका बेन ने बोला होगा कि चंद्रिका बेन का संकल्प है। बाबा ने कहा बच्ची देखो भारत की बात अलग है, यहाँ की बात अलग है, यहाँ के जो अनुभवी है उनको करने दो। तो 5,000 की बात है। निजा भाई कहता है थैंक यू। तो सब हम प्लानिंग कर रहे थे कैसा प्रोग्राम रखे, क्या टाइटल बनाने में कितने दिन निकल गए। तो फिर क्या है, बाबा ने थोड़ा इशारा दिया कैसे प्रोग्राम करना चाहिए। तो वेदांती बहन हमको बोलती है, सबको नहीं। बाबा ने बोला थोड़ा, तब वो है ना प्रशांत विशा, उन्होंने बनाया था मधुबन में कुछ जर्नी ऑफ सोर्स ऐसा कुछ, तो हमने देखा अच्छा लगा था। तो बाबा ने कहा कुछ स्क्रीन पे हो, इंटरनेशनल ऑडियंस हो, बैंड हो, इंडियन डांस हो, पोएम हो, ऐसा प्रोग्राम। तो हमने बोला कि बाबा ने ऐसे बोला है तो निज़ा भाई का हमको क्यों कोई कुछ नहीं बोलता है। बहन उनसे डरती थी क्योंकि वो मुस्लिम था और वो बहुत वो 50 कंपनी का चेयरमैन, हॉस्पिटल का चेयरमैन, अपनी भी कितनी कंपनीज थी केन्या में, यूके में, फ्रांस में, अमेरिका में, सारा दिन ट्रैवल करते थे। ये उनका अनुभव सुनने जैसा है मिनेश भाई, चांस मिले तो बहुत अच्छा अनुभव है। आप सेट कर दो ना, मैं सोच ही रहा था आपको बोलने का। हाँ मैं सोच रहा था जरूर रखेंगे। नहीं उसका रखो क्योंकि बहुत अनुभवी आत्मा है। ध्यान में है, मुझे ध्यान में है, बराबर है। हाँ तो वो उसने तो आके ब्रह्मा कुमारी पे एक कंपनी रखी यूरोप में कि इसकी रिसर्च करो पैसे कहाँ से आते हैं, क्योंकि वो यहाँ कोर्स आए फिर तो आपको कितना पैसा चाहिए। नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए। तो सर नहीं इसमें कोई घोटाला है, यू नो, ऐसे ऐसे ऐसी आत्मा है। तो दुनिया घुमा हुआ है इसलिए। तो हमने कहा आपसे डरते इसलिए नहीं कहते, पर बाबा ने ऐसे ऐसे कहा तो उसने कहा अच्छा हम इतने 10 फुट बाय 20 फुट के 3 स्क्रीन लगाएंगे, ये करेंगे वो। मेरे तो समझ में ही नहीं आता था ये क्या बोल रहा है, 3 स्क्रीन कैसे, एमसी नहीं रखने का, प्रोजेक्शन करेंगे हम, प्रशांत को बुलाए वो, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं तो चुप बैठ के सुन रहा था कि क्या बोल रहा है। परंतु जब प्रोग्राम हुआ तो हम भी वाह हो गए कि वाह, क्योंकि एमसी नहीं था, स्क्रीन से सब कुछ होता था। और परंतु सच बताए ब्राह्मण स्टाइल, मैंने जब भाइयों को बोला प्रशांत आदि को शाम को खड़ा बैठा तो मैंने कहा कितना अच्छा प्रोग्राम हुआ। वो कहता क्या अच्छा, 6:15 तक तो कुछ नहीं चल रहा था, कम्युनिकेशन सिस्टम ही नहीं चल रही थी। वो हॉल है ना बहुत समय से डिटोरेट हो गया था पुरानी गवर्नमेंट की नीचे, कम्युनिकेशन नहीं, वो कई बातें थी। तो निज़ार भाई खुद कहता है कि वो सिस्टम नहीं चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि हम ऐसे ऐसे करेंगे और तभी शुरू हुआ। कोई नहीं आया तो 5,000 लोग और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। तो हम जब मीटिंग में बैठे थे हमने बोला कि हम मेडिटेशन का एक्सपीरियंस रखें, दादी जानकी को बुलाया। तो चंद्रिका बहन बोलती है नहीं मेडिटेशन नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि सब आवाज करते। मैंने कहा बहन हम यहाँ 1000 लोग का प्रोग्राम करते, मेडिटेशन कर सब साइलेंस में रहते। तो 5,000 लोग साइलेंस में, वो स्क्रीन पे आता है बाबा और जयंती बहन कमेंट्री कर रहा है और वाइब्रेशंस, इम्पैक्ट उन्हों पे भी इम्पैक्ट हुआ कि ये ऐसा। तो हमने कहा विदेश में तो हम कराते, सब शांति से बैठते। हमको याद है सैन फ्रांसिस्को में प्रोग्राम रखा था दादी प्रकाश मणि का और रेस्टोरेंट में थोड़े सिलेक्टेड लोगों को बुलाया था। तो दादी, हम नहीं गए थे, दादी आके कहती है यहाँ तो सब दृष्टि लेते शांति से बैठे, इंडिया में देखो तो इधर हलचल में ही रहते हैं। हाँ दादी ऐसे करके दिखा रही थी। तो ये हुई 2003 का। तो ये 2003 में प्रोग्राम हुआ। तो जब निज़ार भाई ने बोला कि 2 साल में इतने देशों में सेंटर खोलेंगे, तो मैं चुप रहा, क्योंकि हमने देखा था कि मेगा प्रोग्राम में कुछ समझ में नहीं आता था, परंतु फिर भी इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, इसलिए हम शांत रहे कि जो भी प्लानिंग हो। तो अरे
क्योंकि टाइम बहुत जल्दी जाता है। मैंने बस। तीसरा सेशन सोच लिया है, आपका फिक्र मत करो, थर्ड सेशन होगा, डोंट वरी। तो तो क्या हुआ, प्लानिंग किया, साउथ अफ्रीका से एक आया, दो को बुलाया वेस्ट अफ्रीका से, और यहाँ नैरोबी में मीटिंग रखी, हम तो नहीं थे, तो मीटिंग में प्लानिंग कर रहे थे। तो उनका प्लानिंग ऐसे था कि हम एक पायलट प्रोजेक्ट करें। पायलट प्रोजेक्ट माना पहले एक देश में खोले, फिर ट्रायल करे, फिर उसके बाद रेप्लिकेट करे। जो प्लानिंग था कि जो टीचर क्वालिटी स्टूडेंट है, जैसे हमने बताया नहीं, अफ्रीकन लोग थे, पांडव हमको बोलते थे, वो सब यहाँ कोर्स कराते थे, क्लास कराते थे। तो टीचर क्वालिटी टीचर्स ही थी। फिर तो हम प्रोग्राम्स में भी उन्हों को आगे रखते थे, आप भाषण करो, कोऑर्डिनेट करो, पैनल डिस्कशन करो, हम उन्हों को ही आगे रखते थे। तो ये सब ऐसा प्लानिंग हुआ। फिर वो ये लोग मधुबन गए, तो मधुबन में प्लानिंग किया और कैसे कैसे खुलना है। दो साउथ अफ्रीका या केन्या से, और ये निजाम, तो निजाम भाई ने जयंती बहन को बोला कि बाबा के सामने जा सकते हैं प्लान लेके। जयंती बहन ने कहा डिफिकल्ट है। तो निज़ार भाई तो पहुंचा हुआ है, तो दादी गुलजार के पास पहुंच गए और बोला कि दादी ऐसे ऐसे प्लानिंग किया है, बाबा को बताना। तो तब ओम शांति भवन में बाबा आए थे। तो आप सब जानते हो कि जब बाबा आते तो पहले मुरली की बात दादियों को बुलाती है, शशि बहन, सब दादी आएंगी। फिर उसके बाद वरिष्ठ भाइयों को बुलाते हैं। फिर विदेश के होते तो आरसीस को बुलाते हैं, डॉक्टर निर्मला, जयंती बहन, वेदांती बहन, सबको। तो आरसीस को बुलाया, तो उन्हों की भी मीटिंग्स चल रही थी मधुबन में। तो बाबा ने कहा अच्छा है, आप सब मिलते हो, डिस्कस करते हो, लेन देन करते हो, अच्छा है। बाबा ने आपके प्लान सुना। सबसे अच्छा बाबा को ये साउथ अफ्रीका का प्लान लगा। कहाँ है? तो वो लोग तो नीचे बैठे थे, पर निजाम तो तैयार होके आया था प्लान लेकर। बाबा ने बुलाया तो आए स्टेज पे। फिर बाबा को बताया कि इतने देशों में सेंटर्स है, इतने में नहीं है, ग्रीन कंट्रीज, तो वहां सेंटर्स खोलने हैं। तो बाबा ने कहा, ये बाबा को बहुत अच्छा लगा कि अपने ही हैंड्स क्रिएट करके सेंटर खोलने का। तब तक यहाँ कोई अफ्रीकन ना हैंड्स थे, ना टीचर थे, ना कोई सेंटर पे रहते थे, ऐसा कुछ नहीं था। दो बहनें थी, वो भी क्रिश्चियन नन थी, वो रहती थी। तो बाबा ने कहा कि प्लान बहुत अच्छा है। तो फिर दूसरे दिन तो सब निज़ार भाई को, बहन को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे, बहुत कॉन्ग्रेचुलेट। तो निज़ार भाई के मैं भी डर गए कि बाबा ने बोल दिया और ये सब कॉन्ग्रेचुलेट अभी तो करना ही पड़ेगा ना, 20 से 40 देशों में करना पड़ेगा। तो यहाँ आए और कैरिचो में फिर रिट्रीट रखी। उसका प्लानिंग बहुत था, मेरी तो सोच में नहीं है कि अभी अच्छा अक्टूबर में यहाँ रिट्रीट रखे। तो वो बड़ा गुरुद्वारा है, बहुत अच्छा 5 स्टार होटल जैसा, तो वहाँ रिट्रीट रखी। अफ्रीका के सबको बुलाया कि जिसको सेवा करनी है, अफ्रीका में जाके सेवा करनी है, वो आओ। तो 120-150 लोग आए सब जगह से। यहाँ से थोड़े गए मॉरिशस से आए, साउथ अफ्रीका से, वेस्ट अफ्रीका के। यहाँ के हमारे पांडव सब कहते हम जॉब छोड़ दे। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऊपर खड़े रहो, मैं पहले बात करो वेदांती बहन से, मैं बात करूं। हाँ बहन कहती मेरे पास भेजो। निज़ार भाई से बात की, निज़ार भाई कहता कोई बात नहीं, जॉब छोड़ेंगे फिर आएंगे तो हम देख लेंगे कहाँ रख देंगे। तब तक तो वो 50 कंपनीज के चेयरमैन थे। तो प्लान क्या था, 3 मास के लिए जाएंगे, 6 मास के लिए जाएंगे। उसका सोच ये था कि वहां के लोकल लोग निकलेंगे, वो ले लेंगे हाथ में, फिर ये लोग निकल जाएंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ, परंतु प्लानिंग ऐसा था। तो मोजाम्बिक में एक सेंटर खुला, फिर 6 मास तक कुछ नहीं खुला। तो आप उसका अनुभव रखेंगे, वो सुनाएंगे 6 मास तक कब कुछ नहीं। फिर वो एक यहाँ आया मार्कस, हम भी थे उनके साथ। तो वो कहता है मैं सोचता फरवरी में 10 देशों में खोल देवे। मैं तो सोचू 10 देशों में एक साथ कैसे सेंटर खोले। और हमारी सिस्टम जो ब्रह्मा कुमारी की थी, बाबा की यज्ञ की, कि आप कहाँ जाओ, कोई इनवाइट करे तो आप जाओ, फिर वो कहेंगे हम खर्चा देंगे, सेंटर खोलो, ऐसा कुछ है ना इंडिया में। हाँ यहाँ भी जाते एग्जीबिशन करते, कोई निकलता है उसकी घर सेंटर वो सपोर्ट देता है, खुलता है। और यहाँ तो बात है हम जाएंगे ना, विदाउट इनविटेशन, आप बुलाओ ना बुलाओ, हम आ रहे सेंटर खोलेंगे। तो मेरे को मैं थोड़ा हेजिटेट होता था कि ये बिल्कुल अलग है, विदाउट इनविटेशन हमको बुला रहे, कैसे जावे। और तो यहाँ ट्रेनिंग रखी, कैरिचो रिट्रीट के बाद ट्रेनिंग रखी।
जिसको जाना था 20-25 लोग, तो ये पांडव भी सब जॉब से निकल गए। तो जॉब में निकल रहे थे तो बोल रहे नहीं आप क्यों निकल रहे हो, आपका तनख्वाह डबल कर रहे हैं। तो वो लोग इंडियन मैनेजर होते थे, मैनेजिंग डायरेक्टर, नहीं आप हमको जो मिल रहा है आप नहीं दे सकते, हम तो परमात्मा की सेवा करने जाते। तो इंडियन भी इंप्रेस हो जाते कि ये आप लोग इतना डेडिकेशन। तो यहाँ ट्रेनिंग रखी, सेंटर कैसे, तब तो कंप्यूटर कहाँ था, छोटे वो कंप्यूटर सेकंड लंदन से ले आए, उसका ट्रेनिंग दिया, मुरली डाउनलोड का कोर्स कराने का ट्रेनिंग दिया, कैसे सेंटर में रहते, ये सब ट्रेनिंग दिया 1 मास का। फिर गए, प्लान था कि 2 स्टूडेंट्स जावे और एक टीचर उनके साथ जावे जो सिखावे, और 3 मास के बाद साइन ऑफ करके नहीं ठीक है ये लोग कर सकते हैं ऐसे। तो ऐसा 10 देशों में, अभी मेरे को समझ में नहीं आता था। एक सेंटर खोला बुरुंडी में, जो यहाँ सेंट्रल, एक खोला किंगशासा में, कोंगो में, एक खोला सीरियलियन में, या ऐसा कुछ गाम्बिया में खोला, फिर एक मोजाम्बिक, और एक बोला जिबूटी। तो मैं सोच रहा था ये निशा भाई एक यहाँ एक वहां एक वहां ऐसे क्यों कर रहा है। वो उसकी प्लानिंग थी, बाद में मालूम पड़ा। फिर 3 मास के बाद बोलता है वो देश वाले, अच्छा बाजू के देश में जाओ। तो प्लानिंग था कि यहाँ खोले, यहाँ से बाजू में, यहाँ खोलो उसकी बाजू में, ऐसे उसका प्लानिंग। तो ये केरिचो में रिट्रीट हुई ना, उसके बाद मैंने कहा निज़ार भाई आपको ये आइडिया कैसे आया, मेरे में तो हिम्मत नहीं है 2 देशों में जाने की। तो वो कहता है ये तो मैं हमेशा मेरे जीवन में पूरा जीवन ये करता आया हूँ, एक कंपनी खोलूंगा एक देश में, देखूंगा सक्सेसफुल है, दूसरी कंट्री में मैं रेप्लिकेट करता हूँ। फिर वो भी बोलता था कि ये हम जो सारा कल्प करते आए ना, संगम युग में काम में आता है, क्योंकि उसकी बुद्धि ऐसी चलती थी। देखो ये बाबा ने निमित्त बनाया, नहीं तो अफ्रीका के देशों में पहुंचना, परीक्षा के पेपर भी आते हैं उसको। तो हम उसके साथ बैठे थे, तो वो थोड़ा एक बार अपसेट हो गया था, कुछ हुआ था। तो हमने देखा, देखो बाबा ने आपको बोला था ना, तुम्हारा ऐसे तुम्हारा पाठ होना चाहिए, कर्म होने चाहिए जो लेजेंडरी माना यादगार, वो नहीं लेजेंड होते, गांधी जैसे लेजेंड है, मंडेला लेजेंड है, कुछ ऐसे किया है काम। मैंने कहा देखो अमेरिका में सेंटर खोलना क्या बड़ी बात है, हर स्टेट में भाषा एक है, ना तो वहाँ वीजा का प्रॉब्लम है ना भाषा का प्रॉब्लम है। $1000 दे दो तो भी वो चलेगा सेंटर, क्योंकि वो तो वहाँ बर्तन धोते हैं तो भी $1200 मिलता है, यहाँ तो बर्तन धोएंगे कुछ नहीं मिलेगा। फाइनेंस का भी बात है, वीजा की भी बात है, भाषा, क्योंकि ये जो सब सेंटर्स खुले ना अफ्रीका में, वो फ्रेंच स्पीकिंग थे, तो वो तो हमको भी नहीं आती है फ्रेंच। 1-2 पोर्चुगीज थे, एक स्पेनिश था, और मेजोरिटी फ्रेंच थे। तो जास्ती मदद मॉरिशस से आई, क्योंकि मॉरिशस में वो लोग 3 भाषा इस्तेमाल करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, पेपर पढ़ते फ्रेंच में, वो बोलते क्रियोल में लोकल, वो है जास्ती बिहारी भोजपुरी। हाँ, तो वो लोग फ्रेंच भी जानते, इंग्लिश भी जानते, वो क्रियोल भी। तो वो लोग सब काम में आए, क्योंकि वहां से बहुत आए बाबा के बच्चे, 3 मास 6 मास। ये हमारी माता जी है रुवांडा में, 6 मास के लिए आई थी, उसको 10 साल हो गए, अभी वहीं बैठी है वापस गए ही नहीं। सबको वो बोलते हैं कि हम आए थे 3 मास से 6 मास के लिए, वहीं रह गए। ऐसा बहुत हुआ, कई जगह गए थे 3 मास के लिए, रह गए, अभी 15 साल हो गए, 16 साल हो गए, वहीं है, सेंटर संभाल रहे हैं। तो ये थी साउथ अफ्रीका माना उसकी शुरुआत। मुकेश भाई ओके, आप अपने मन की बात भी रख सकते हैं, रखो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आपका अनुभव हमारे लिए बड़ा ये पाठ पक्का कराता है कि जिनका बाबा से स्नेह और विश्वास रहता है उनको बाबा से घनिष्ठ और गहरा संबंध हो जाता है। जैसे आपने अपने अनुभव में बताया कि आपको आपके फ्रेंड सर्कल में बॉस कहते थे लोग, लेकिन आप तो वो व्यक्ति है जिन्होंने बाबा को ही बॉस बना दिया। और दूसरी बात आपने पार्ट 1 अनुभव में बताई थी कि आपको मीठे लोग पसंद नहीं थे, लेकिन हमें तो आपकी मीठी बातें बाबा की जो अनुभव करके बताई हुई है कि जो भी है योग करने से वायुमंडल परिवर्तन होता है, बाबा की याद होती है, वहाँ भय नहीं होता है, और भरे हुए जो होते हैं उनको भरने की जरूरत नहीं होती है।
साथ ही आपने ये बात भी पक्की कराई कि संस्कार परिवर्तन विकर्म विनाश एक बाप की याद से ही मिट सकते हैं। परवीन भाई जी, आपकी सादगी, पवित्रता, निश्चय बुद्धि, निर्लेपता हमारे लिए पद पदस्थ करेगी, ऐसा महसूस हो रहा है। ओम शांति। ओम शांति। वाह, तो वाह। हाँ, ये साउथ अफ्रीका की जो बातें हैं ना, उसमें योग, ये हम सुनाएंगे डिटेल में कि कैसे ये सब हुआ, उसमें योग ये कैसे काम में आता है। जी जरूर जरूर जरूर। सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद, अब क्या किसी से मांगूं, अब क्या किसी से मांगूं, तुझे पाने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। ओके, ओम शांति, ओम शांति। गुड नाइट।